तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टर के बारे में और इंडक्टेंस के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन तक, ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, पूरे प्रोसेस में थोड़ी बहुत जो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। अभी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है या फिर थोड़ी बहुत से ज़्यादा होती है, ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम में। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है और स्टोर हो जाती है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो लॉस होती है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के रेसिस्टिव बिहेवियर की वजह से होती है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, नॉन लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, सबके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग बात करेंगे इंडक्टर के बारे में और इंडक्टेंस के बारे में। जो इंडक्टर होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है जो कि स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी, और जो मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर करता है वो चार्जेस के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। और सिमिलरली इंडक्टेंस क्या होता है, जो इंडक्टेंस होता है वो प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था रेसिस्टर होता है, सिमिलरली रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टिविटी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें ये डिस्क्राइब करती है कि मटेरियल में कितना करंट फ्लो होगा, और रेसिस्टेंस क्या होता है, वही रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी का ही फंक्शन होता है। सिमिलरली जो इंडक्टर होता है उसका एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस का मतलब ये होता है, इंडक्टेंस होता क्या है, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की, जिसमें जो इंडक्टर होता है वो अपोज करता है सडन चेंज इन करंट को। सडन चेंज इन करंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सर्किट में फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर करंट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और वो 5 एम्पियर करंट 5 मिनट तक के फ्लो करता है, 5-10 मिनट तक के 5 एम्पियर करंट फ्लो करता है, जस्ट एज एन रफ एग्जांपल। फिर उसके बाद क्या होता है, जो 5 एम्पियर करंट होता है वो अचानक से 7 एम्पियर हो जाता है। तो अगर 5 एम्पियर करंट अगर 7 एम्पियर होता है, या फिर 5 एम्पियर करंट सडनली अगर 7 एम्पियर होता है, तो उस केस में जो इंडक्टर होता है वो 5 एम्पियर करंट को 7 एम्पियर करंट होने नहीं देता है। जो इंडक्टर होता है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है, या फिर बोल सकते हैं रेसिस्ट करता है। अगर करंट अगर सडनली अगर चेंज हो जाता है तो उस केस में जो इंडक्टर होगा वो अपोज करेगा चेंज इन करंट को। तो इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस में इंडक्टर करता है क्या है, सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो इंडक्टर होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है जो कि मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, चार्जेस के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। सिमिलरली अगर हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, तो जो कैपेसिटर होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक अगर हम लोग सिंबल देखें इंडक्टर का कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है इंडक्टर। अगर हम लोग कॉपर की कॉइल को ले, और कॉपर की कॉइल को या फिर कॉपर का जो वायर होता है अगर उसको ले और उसको अगर हम लोग हेलिकल शेप में अगर वाउंड कर दे, तो उस केस में हमें बेसिकली मिल जाता है इंडक्टर, या फिर बोल सकते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। सोलोनॉइड क्या होता है, सोलोनॉइड एक ऐसा इंडक्टर होता है जो कि हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना होता है, हार्ड कॉपर से बना होता है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सोलोनॉइड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है करंट, करंट के फ्लो की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी करंट के फ्लो के वजह से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें समझना होगा मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि वही जो हम लोग जो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। सिमिलरली यहाँ पर हमें समझना होगा मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कितनी पार हो रही है एक सरफेस एरिया से, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है जो ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कंसीडर करते हैं वही। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक एरिया से कितनी पास हो रही है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक एरिया को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलती है तो उस केस में वो एरिया के साथ एसोसिएटेड होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाहर निकल रही है एक एरिया को पेनिट्रेट करते हुए, तो वो एरिया के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक एरिया को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डेंसिटी कम है, तो एरिया के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो कम से कम होगी। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के प्ले लिस्ट में। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर, तब जाके हमें मिल जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर इनिशियल लेवल है तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों को सेम कंसिडर करते हुए चल सकते हो, अगर आपको उतना आइडिया नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में तो सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए या फिर अगर आपका लेवल उतना एडवांस नहीं है तो आप मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स को सेम कंसिडर करते हुए चल सकते हो। मगर आपको ये पता होना चाहिए एज एन इंजीनियर के मैग्नेटिक फ्लक्स और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है दोनों में डिफरेंस होता है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक सिंपल सा एग्जांपल। यहाँ पर ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है करंट के फ्लो की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट होती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, या फिर बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंडक्टर होता है उसको वाउंड किया होता है। अगर हम लोग ये वाउंड अगर नहीं करें, सिंपली अगर हम लोग वायर कंसीडर करें कि स्ट्रेट कॉपर वायर कंसीडर करें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी, मगर उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना होता है कॉपर वायर को हेलिकल फॉर्म में, जिसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हैंस हम लोग बोलते हैं जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, उसका मतलब क्या, मतलब जब तक कि ये इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी। तो जब तक कि करंट फ्लो हो रहा होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्रिएट हो रही होती है ये इंडक्टर के अक्रॉस। जैसे ही करंट जीरो हो जाता है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, या फिर बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो वैसी जीरो नहीं हो जाती है। फॉर एग्जांपल, टाइम जीरो पर जो करंट होता है वो जीरो हो जाता है। जैसे ही टाइम जीरो पर करंट जीरो हो जाएगा तो एट द सेम टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी जीरो नहीं होगी टाइम जीरो पर। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगी। उसका रीज़न ये होगा कि जैसे ही करंट डिक्रीज करेगा तो जो इंडक्टर होगा वो चेंज इन करंट को अपोज करेगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, करंट हम लोग जैसे जीरो कर देंगे तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एट द सेम टाइम जीरो नहीं होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसीडर किया। यहाँ पर हमने एज्यूम किया ये इंडक्टर कॉइल, और ये इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस क्रिएट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो होने की वजह से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो दूसरे वाले इंडक्टर कॉइल के साथ लिंक करेगी। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि दूसरे वाले इंडक्टर कॉइल के साथ लिंक कर रही है उसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लक्स लिंकेज। तो जो फ्लक्स लिंकेज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है N/φ। तो यहाँ पर ये N होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स, और ये जो φ होता है वो होता है फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसको हम लोग शो करते हैं φ से। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है उसको भी हम लोग शो करते हैं φ से। तो यहाँ पर ये जो फ्लक्स लिंकेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के साथ। अगर हम लोग करंट को इंक्रीज करें तो जो फ्लक्स लिंकेज होगी वो भी इंक्रीज करेगी। करंट को अगर तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फ्लक्स लिंकेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के साथ। करंट को इंक्रीज करेंगे तो जो फ्लक्स लिंकेज होगी वो भी इंक्रीज करेगी, और सिमिलरली जब करंट को डिक्रीज करेंगे तो जो फ्लक्स लिंकेज होगी वो भी होगी डिक्रीज। अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है वो होता है इंडक्टर का इंडक्टेंस, जिसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल लेटर L से। तो हमें मिल जाएगा इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज इक्वल टू N/φ डिवाइडेड बाय I। तो यहाँ पर जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है उसके लिए ये वाला रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना। एक और एक रिलेशन होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो इंडक्टेंस होता है वो कुछ इतना होता है, इंडक्टर के अक्रॉस जो इंडक्टेंस बनता है वो कुछ इतना होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इंडक्टेंस की यूनिट के बारे में बात करें तो ये जो N/φ होती है ये होती है फ्लक्स लिंकेज। तो जो फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर, WB हम लोग शो करते हैं वेबर। और सिमिलरली जो करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। अगर हम लोग एम्पियर को न्यूमरेटर में कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा वेबर पर एम्पियर, और ये जो वेबर पर एम्पियर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरी। वेबर पर एम्पियर को हम लोग हेनरी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया इंडक्टर के इंडक्टेंस के बारे में। सिमिलरली एक और एक रिलेशन होता है इंडक्टर के इंडक्टेंस के बारे में, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो इंडक्टर कंसीडर किया वो है लीनियर इंडक्टर। जैसे कि हमें पता है लीनियर कंडक्टर क्या होता है। लीनियर कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जिसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। लीनियर कंडक्टर में जो रेसिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो वोल्टेज और जो करंट है दोनों जो होते हैं वो वेरी करते हैं लीनियरली। ये हमने डिस्कस किया, रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब जो करंट और जो वोल्टेज होगी वो दोनों लीनियरली वेरी करेंगे। लीनियरली वेरी करेंगे इसका मतलब क्या, अगर हम लोग वोल्टेज को अगर 2 वोल्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो जो करंट होगा वो इंक्रीज करेगा 2 एम्पियर। जस्ट एज एन रफ एग्जाम्पल, वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया 3 वोल्ट, जिसकी वजह से जो करंट होगा वो इंक्रीज करेगा 3 एम्पियर। वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करेंगे, जैसे कि वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं तो साइमल्टेनियसली जो करंट भी होगा वो इंक्रीज करते जाएगा, और जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रिलेशन। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें लीनियर इंडक्टर का मतलब क्या होता है। लीनियर इंडक्टर में जो इंडक्टेंस होता है वो होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने जो इंडक्टर के बारे में बात किया वो है लीनियर इंडक्टर, जिसमें जो इंडक्टेंस होगा वो होगा कांस्टेंट। इंडक्टेंस कांस्टेंट होने की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज और जो करंट है दोनों का जो रिलेशन होगा वो होगा लीनियर। तो जो फ्लक्स लिंकेज और जो करंट है दोनों का जो रिलेशन होगा वो होगा लीनियर, तो दोनों चेंज करेंगे लीनियरली।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसके लिए हम लोग एक फार्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। और फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये इंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है उसके लिए दो रिलेशन होता है, के वाला रिलेशन होता है। अभी हम लोग दूसरे रिलेशन के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये इंडक्टर की जो लेंथ है उसको हमने कंसीडर किया एल। ये इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई, और ये जो इंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हमने कंसीडर किया ए। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया गया कि जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के साथ। सिमिलरली जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ। यहाँ पर ये वाला जो एरिया होता है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टर का इंडक्टेंस। तो जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ। ये वाली जो लेंथ होती है उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टर का इंडक्टेंस। तो यहाँ तो हमें ये समझ में आ जाता है इंडक्टर का इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ। इसको मेमोराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमें पता है, कांस्टेंट वोल्टेज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के साथ। ये हमने डिस्कस किया है ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट में, डीसी सर्किट एंड नेटवर्क एनालिसिस प्लेलिस्ट में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के साथ अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो, अगर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लेंथ और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों का जो रिलेशन होता है वो होता है इन्वर्स। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जो इंडक्टेंस और जो लेंथ होती है दोनों का जो रिलेशन होता है, लेंथ ऑफ द इंडक्टर, दोनों का जो रिलेशन होता है वो होता है इन्वर्स। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग ये तीनों को अगर हम लोग क्लब करें तो हमें मिल जाएगा इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, ये जो इंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के साथ। अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है उसको हम लोग शो करते हैं म्यू से, और जो म्यू होता है वो होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहाँ पर हम लोग ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें कंसीडर करना होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम लोग शो करते हैं म्यू से, और ये जो म्यू होता है वो होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यहाँ पर ये एन स्क्वायर ए और यहाँ पर ये एल हमने कंसीडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो परमिएबिलिटी ये परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमिएबिलिटी को अगर आपको डिटेल में समझना है तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म प्लेलिस्ट में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया गया है 9 मिनट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है अगर कोई मटेरियल की कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होती है तो जो मटेरियल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को अलाउ करेगा। अगर मटेरियल की कंडक्टिविटी अगर कम हो जाए तो जो मटेरियल होगा वो कम से कम करंट को अलाउ करेगा। सिमिलरली परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ कर रहा है या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रहा है। अगर कोई मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करता है या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है तो जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर कोई मटेरियल कम से कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ कर रहा है तो जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी वो कम होगी। तो जो परमिएबिलिटी की जो यूनिट होती है उसको हम लोग शो करते हैं हेनरी पर मीटर से। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी पर मीटर, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं हेनरी पर मीटर। तो यहाँ पर ये वाला जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसके लिए ये वाला भी रिलेशन होता है। सिमिलरली जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है उसके लिए ये वाला भी रिलेशन होता है। सिमिलरली अभी हम लोग बात करेंगे जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके बारे में। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कुछ इतना होता है वी एल इज इक्वल टू एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये वोल्टेज होता है इंडक्टर के अक्रॉस, या फिर हमें फाइंड आउट करना हो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन। तो ये वाला रिलेशन हमें मिला कैसा, तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा फैराडे लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय फैराडे लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी हैव जो ईएमएफ जो कि इंड्यूस होता है। हमें पता है फैराडे लॉ क्या बोलता है, फैराडे लॉ हमें बोलता है कि कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है या फिर बोल सकते हैं कंडक्टर में करंट फ्लो होता है अगर वो कंडक्टर को अगर हम लोग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखें तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है या फिर बोल सकते हैं जो वोल्टेज इंड्यूस होता है कंडक्टर में वो बराबर में होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, और वो बराबर में होता है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम के। मतलब जो वोल्टेज जो इंड्यूस होता है कंडक्टर में या फिर बोल सकते हैं कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर कॉपर कॉइल के, और डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसके ऊपर। तो
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसके लिए ये वाला रिलेशन हमने ऑब्टेन किया था एन फाई डिवाइडेड बाय आई। तो ये वाला जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसीडर किया, इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो है एल और वो बराबर में एन फाई डिवाइडेड बाय आई। आई को हम लोग एल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एल आई इक्वल टू एन फाई। इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो एन होगा ये एन को हम लोग फाई के साथ कंसीडर करेंगे, ये जो एन होगा उसको हम लोग फाई के साथ एज्यूम करेंगे तो हमें मिल जाएगा वी इक्वल टू डी इंटू एन फाई डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पर ये एन फाई का जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एल आई पुट कर देंगे क्योंकि जो एन फाई है वो एल आई के बराबर में। तो ये एन फाई के जगह आ जाएगा एल आई, तो हमें मिल जाएगा वी इक्वल टू डी इंटू एल आई डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पर ये जो एल होगा उसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा वी इक्वल टू एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, जो कि ये वाला इक्वेशन है। तो अगर हमें पूछ लिया जाता है एक इंडक्टर है और वो इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडक्टर वोल्टेज, वो बराबर में होगा एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एल है वो है इंडक्टेंस इंडक्टर का, एल इज द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड इफ इट इज टाइम इनवेरिएंट देन द रिलेशन विल होल्ड वी एल इक्वल टू एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा वो कुछ इतना होगा। सिमिलरली इंडक्टर का इंडक्टेंस अगर टाइम इनवेरिएंट होता है, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेरी नहीं करता है तो उस केस में ये वाला जो रिलेशन होगा वो होल्ड करेगा और हम लोग जो इंडक्टर के अक्रॉस जो इंडक्टर वोल्टेज होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाले रिलेशन के हेल्प से। सिमिलरली अगर इंडक्टर का इंडक्टेंस अगर वेरी करता है, अगर इंडक्टर का इंडक्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करता है, इफ इट इज़ टाइम वेरिएंट, इंडक्टर का इंडक्टेंस अगर टाइम वेरिएंट होता है तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी एल ऑफ टी इक्वल टू एल इंटू टी डी आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी प्लस आई ऑफ टी इंटू डी एल ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये वाला रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे अगर इंडक्टर का इंडक्टेंस टाइम वेरिएंट होता है तो। सिमिलरली जो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगा अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है वी एल इज इक्वल टू एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कुछ इतना होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया था। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वी एल ऑफ टी इक्वल टू एल इंटू डी आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ से अगर हम लोग करंट के लिए इक्वेशन बनाए इंडक्टर करंट के लिए तो हमें मिल जाएगा, इंडक्टर करंट के लिए अगर हम लोग रिलेशन बनाए तो हमें मिल जाएगा आई एल ऑफ टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ वी ऑफ टी इंटू डी टी, और जो लिमिट होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी से टी तक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग एक्सटेंड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आई एल ऑफ टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ वी एल ऑफ टी इंटू डी टी, और जो लिमिट होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, प्लस साइन 1 डिवाइडेड बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, और जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू टी, और हमें मिलेगा वी एल ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन हम लोग कंसिडर करेंगे अगर हमें इंडक्टर के अक्रॉस अगर करंट फाइंड आउट करना है तो। सिमिलरली अगर इनिशियल कंडीशन अगर 0 होती है, इनिशियली अगर कोई करंट नहीं होता है इंडक्टर में, तो ये वाला जो इंटीग्रल होगा वो 0 हो जाएगा। इफ़ इनिशियल करंट इज़ 0 या फिर इनिशियल कंडीशन अगर सर्किट में अगर 0 होती है तो उस केस में ये वाला जो रिलेशन होगा, ये वाला जो इंटीग्रल होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे कि हमने रेसिस्टेंस के केस में कंसिडर किया था, तो ये वाला जो इंटीग्रल होगा वो 0 हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें मिलेगा आई एल ऑफ टी, जो इंडक्टर करंट होगा बराबर में होगा आई, यहाँ पर हम लोग 0 कंसिडर करेंगे ये वाले इंटीग्रल को, जिसको हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ वी एल ऑफ टी इंटू डी टी, और जो लिमिट होगी वो होगी 0 से टी तक। सिमिलरली अभी हम लोग बात करेंगे पावर अक्रॉस इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर होता है वो कितना होता है, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर होता है वो होता है पी ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कुछ इतना होगा जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एल इंटू डी आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू आई ऑफ टी। तो यहाँ पर ये वाला रिलेशन होता है जो कि होता है पावर अक्रॉस इंडक्टर। अगर हमें कोई गलती से भी पूछ लेता है इंडक्टर के अक्रॉस पावर कितना होता है बताओ, तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन, इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर होता है वो होता है पी ऑफ टी इक्वल टू एल इंटू डी आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू आई ऑफ टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने जो टी कंसिडर किया है, यहाँ पर भी जो टी कंसिडर किया उसको नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। तो ये होता है पावर जो कि इंडक्टर के अक्रॉस होता है, और हम लोग कुछ इस तरीके से इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर होता है फाइंड आउट करते हैं उसको। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी होती है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। हमें पता है एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पावर का भी मतलब क्या होता है। अगर हम लोग पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो उस केस में हमें मिल जाएंगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एनर्जी होगी वो बराबर में होगी इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ टी इंटू डी टी। पावर को हमने टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में हमें यहाँ पर मिल जाएंगी एनर्जी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर के लिए जो रिलेशन था हमने डिस्कस किया है वो था एल इंटू डी आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू आई ऑफ टी इंटू डी टी।
यहाँ पर ये जो एल होगा उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा ई इज इक्वल टू एल इंटीग्रेशन ऑफ डी आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू आई ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली मिल जाएगा ई इज इक्वल टू एल इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी इंटू डी आई ऑफ टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग करंट के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर रहे। करंट के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो इनिशियली जो करंट होगा वो होगा 0 और फाइनली जो करंट होगा वो होगा आई। तो अगर हम लोग ये करंट को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो हमें मिल जाएगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ये जो लिमिट होगी उसको हम लोग पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग अरेंज करके लिखे तो हमें मिल जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ एल आई स्क्वायर। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी होती है वो कुछ इतनी होती है जो कि होती है हाफ एल आई स्क्वायर। सिमिलरली अभी हम लोग इंस्टेंटेनियस एनर्जी के बारे में बात करें, इंडक्टर के अक्रॉस जो इंस्टेंटेनियस एनर्जी होगी। इंस्टेंटेनियस एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर में उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एनर्जी। और जो इंस्टेंटेनियस एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है उस इंस्टेंट पर करंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड आउट करना है किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस एनर्जी, तो उस इंस्टेंट पर जो इंस्टेंटेनियस एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंडक्टर में करंट कितना है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं, ई ऑफ टी इक्वल टू हाफ एल आई ऑफ टी उसका होल स्क्वायर। तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करने बोल दिया जाए इंडक्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस एनर्जी। सिमिलरली हमने डिस्कस किया अगर हम लोग इंडक्टर को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं डीसी सोर्स के साथ या फिर डीसी सप्लाई के साथ अगर आप इंडक्टर को कनेक्ट कर दो तो उस केस में जो इंडक्टर होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। तो वैसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि जब हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस डीसी कनेक्ट करते हैं तो डीसी कनेक्ट करने की वजह से जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा वी एल और वो बराबर में होगा एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। ये इंडक्टर के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया ये है 3 एम्पियर की डीसी सोर्स हमने कनेक्ट किया और जो करंट है वो है 3 एम्पियर का, जो करंट है वो है 3 एम्पियर का। तो जो वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस वो कुछ इतना है और ये जो करंट होगा वो होगा 3 एम्पियर का। तो हमें मिल जाएगा इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कुछ इतना होगा, इंडक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू एल इंटू, यहाँ पर ही हम लोग आई की जगह कंसीडर करेंगे 3, डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा डी टी। अगर हम लोग 3 का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो जो आउटकम हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 0। तो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा, इंडक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 0, वोल्टेज है 0। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन के टाइम क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो होता है 0, जो करंट होता है वो होता है मैक्सिमम और सर्किट का जो रेसिस्टेंस होता है वो भी होता है 0। ये होती है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। वोल्टेज इज 0 हैंस इट इज़ अ शॉर्ट सर्किट कंडीशन, क्योंकि वोल्टेज 0 रहता है, करंट अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के बराबर में होता है, रेसिस्टेंस भी 0 होता है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। अगर ओपन सर्किट की कंडीशन कंसीडर करें तो ओपन सर्किट की कंडीशन में जो वोल्टेज होता है अपने मैक्सिमम वैल्यू के बराबर में होता है और जो करंट होता है वो होता है 0 और जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट ओपन सर्किट के केस में। तो हैंस यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि इंडक्टर के साथ अगर हम लोग डीसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट हो जाता है या फिर बोल सकते हैं इंडक्टर की कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। और यही रीज़न होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर के साथ हम लोग डीसी सप्लाई कनेक्ट नहीं करते। यहाँ तो हमने मैथमेटिकल रीज़न के बारे में बात किया, मैथमेटिकल इंट्यूशन हमने ग्रो किया। सिमिलरली हम लोग थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर की कॉइल के साथ अगर हम लोग डीसी कनेक्ट करें तो उस केस में जो ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है उसमें ओवर करंट फ्लो करता है, हैंस जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कॉइल में कॉपर लॉस होने लगता है, I2R लॉस, हैंस जो वाइंडिंग होती है वो बर्न हो जाती है। तो इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के साथ हम लोग डीसी सप्लाई नहीं कनेक्ट करते। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन डिस्कस करेंगे तो अभी हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। सिमिलरली अभी हम लोग बात कर लेते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है और चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो जो कैपेसिटर होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और सिमिलरली कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होता है वो बिहेवियर होता है कैपेसिटर का, जिसमें जो कैपेसिटर होता है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? कैपेसिटर में बेसिकली 2 प्लेट होती है। यहाँ पर हमने एक प्लेट कंसीडर किया, यहाँ पर हमने एक प्लेट कंसीडर किया और दोनों जो प्लेट होती है वो कनेक्ट होती है बैटरी के साथ। दोनों प्लेट के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली होता क्या है, ये दोनों जो प्लेट होती है वो सेपरेटेड होती है एक
मटेरियल से, और वो जो मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकते हैं, सेरामिक हो सकता है, पेपर हो सकता है, माइका हो सकता है, एक्सेट्रा। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग कैपेसिटर की प्लेट के साथ हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कनेक्ट करने की वजह से होता क्या है, कैपेसिटर की एक जो प्लेट होती है जिसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है, वो प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होते हैं, और सिमिलरली जो कैपेसिटर की जो दूसरी जो प्लेट होती है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, वो वाले टर्मिनल पर वो वाले प्लेट पर एक्यूमुलेट होते हैं नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स बीच में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये बैटरी को अगर हम लोग हटा भी दें तो भी जो कैपेसिटर होगा फुल चार्ज होगा। तो जो अगर हम लोग ये बैटरी को अगर हम लोग हटा भी देते तो जो ये जो चार्ज जो कि प्लेट में जो स्टोर है वो एज इट इज़ है, जो कि हमें ये वाली फिगर इंडिकेट कर रही है। अगर हम लोग ये बैटरी को हटा भी देते तो जो कैपेसिटर में जो चार्ज होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, जब हम लोग कैपेसिटर को कोई भी सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में जो सर्किट होती है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है, चार्जेस का फ्लो होने लगता है, और जो कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। जो कैपेसिटर में जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा जीरो होता है। कैपेसिटर में नेट चार्ज इसलिए जीरो होता है, उसका अगर हम लोग रीज़न देखें मैथमेटिकली हम लोग ये बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पर जितने पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, नेगेटिव प्लेट पर उतने ही नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, जिसकी वजह से अगर हम लोग नेट चार्ज कंसीडर करें तो जो नेट चार्ज होगा वो होगा जीरो। मान लेते हैं पॉजिटिव प्लेट पे +6 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे, नेगेटिव प्लेट पर -6 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज होगा वो होगा जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं जो कैपेसिटर में जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। सिमिलरली जो चार्ज कैपेसिटर में जो स्टोर होता है, कैपेसिटर में जो चार्ज बेसिकली कैपेसिटर चार्ज को स्टोर नहीं करता है, कैपेसिटर में नेट चार्ज ज़ीरो होता है। जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में जब हम लोग कैपेसिटर कैपेसिटेंस एक स्पेशल प्लेलिस्ट होगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है या फिर चार्ज को स्टोर करता है। मगर हम लोग यहाँ पर मानते हुए चल रहे हैं कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर कर रहा है। तो जो कैपेसिटर जो चार्ज को जो स्टोर करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के ऊपर। जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को जो स्टोर कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के ऊपर। सिमिलरली जो कैपेसिटर जो चार्ज को जो स्टोर करता है वो डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर भी। हम लोग कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है जो चार्ज स्टोर होता है वो। तो हम लोग बोल सकते हैं जो चार्ज स्टोर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सप्लाई वोल्टेज के साथ। अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है वो होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग शो करते हैं C से। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा C = Q / V। ये जो C होता है वो होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो जो यूनिट होता है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वो होती है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है फैराड। फैराड भी हम लोग बोल सकते हैं, और बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो फैराड, नैनो फैराड। जो यूनिट का जो रेंज होता है वो माइक्रो और नैनो के रेंज में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कंसीडर कर सकते 1 फैराड, 2 फैराड, 3 फैराड, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। बेसिकली जो कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो माइक्रो में होती है और नैनो में होती है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, किसके, प्लेट्स के। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के साथ, किसके, 2 प्लेट के डिस्टेंस के साथ। तो ये दोनों को अगर हम लोग क्लब करें तो हमें मिल जाएगा जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 2 प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके साथ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है इसके बारे में अगर आपको जानना है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सिमिलरली रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या होता है अगर इसके बारे में आपको जानना है तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट में परमिटिविटी के बारे में बहुत डीप एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो यहाँ पर अभी हम लोग इन शॉर्ट कट टू कट कंसिडर करते हुए चलेंगे। ये जो एप्सिलॉन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है परमिटिविटी। तो जो परमिटिविटी होगी फ्री स्पेस की, या फिर बोल सकते हैं जो परमिटिविटी होगी वो मीडियम की, वो हमें इंडिकेट कर रहा है एप्सिलॉन। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी जो मटेरियल है, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कैपेसिटर, तो बेसिकली हम लोग कंसिडर करेंगे कैपेसिटर की परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब जो कैपेसिटर होगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ करेगा। तो कैपेसिटर अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ करता है तो परमिटिविटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। तो परमिटिविटी के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो परमिटिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है फैराड पर मीटर।
तो यहाँ पर ये जो यूनिट है इसको मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये यूनिट को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, राइट। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था परमिएबिलिटी की, मतलब परमिएबिलिटी की यूनिट क्या होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया है जो परमिटिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है फैराड पर मीटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो करंट जो कैपेसिटर में होगा उसके बारे में, करंट इन दी कैपेसिटर या फिर करंट प्रेजेंट इन दी कैपेसिटर या फिर करंट इनसाइड कैपेसिटर, या फिर जो कैपेसिटर का जो करंट है उसको हम लोग कौन से इक्वेशन के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाला जो रिलेशन है C इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, इसको हमने यहाँ से ऑब्टेन किया Q इक्वल टू सी इंटू वी। तो जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया Q इक्वल टू सी इंटू वी। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं Q ऑफ टी इक्वल टू सी इंटू वी ऑफ टी। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं डी क्यू ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू कैपिटल लेटर C इंटू डी वी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं करंट। तो हमें मिल जाएगा आई ऑफ टी इक्वल टू कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंटू डी वी सी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल गिव दी करंट प्रेजेंट इन दी कैपेसिटर। और कैपेसिटर में जो करंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। कैपेसिटर में कौन सा करंट होता है, कैपेसिटर में होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्टर में कौन सा करंट होता है, कंडक्टर में कन्वेंशनल करंट भी होता है, नॉन कन्वेंशनल करंट भी होता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग डिस्कस करें, अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिमिलरली बहुत सारे टाइप के करंट होते हैं, करंट के भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कन्वेंशनल करंट, नॉन कन्वेंशनल करंट, ये हम लोग कंडक्टर के केस में कंसीडर करते हैं। सिमिलरली जब हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में, तो उस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि करंट के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें 3 टाइप पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट, कन्वेंशनल करंट, नॉन कन्वेंशनल करंट और कंडक्शन करंट। कंडक्टर में कंडक्शन करंट भी होता है। तो जितने भी जो करंट के जो टाइप है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कोई सेपरेट वीडियो में, जितने भी जो करंट के टाइप एग्जिस्ट करते हैं सभी के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो हमें देगा करंट जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। सिमिलरली अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, वोल्टेज प्रेजेंट इन दी कैपेसिटर, या फिर जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग कौन से वाले इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन कंसीडर करते हैं, वी सी ऑफ टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू टी, और यहाँ पर हमें मिलेगा आई ऑफ टी इंटू डी टी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी इंटू डी टी, और जो लिमिट होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी से टी तक। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इंडक्टर के केस में कंसीडर किया था, रेसिस्टेंस के केस में कंसीडर किया था, इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन। तो यहाँ पर हमें मिलेगा वी सी ऑफ टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई सी ऑफ टी इंटू डी टी, और जो लिमिट होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई सी ऑफ टी इंटू डी टी, और जो लिमिट होगी वो होगी 0 से टी तक। तो यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रल है आपको इंडिकेट करेगा इनिशियल कंडीशन, ये वाला जो इंटीग्रल है वो आपको इंडिकेट करेगा फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मतलब कैपेसिटर में इनिशियली कुछ चार्ज प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जो चार्ज जो कि पहले से प्रेजेंट थे, या फिर बोल सकते हैं पास्ट कंडीशन में जो चार्ज कैपेसिटर में अवेलेबल थे, उसको हमें इंडिकेट करेगा ये इनिशियल कंडीशन, या फिर बोल सकते हैं ये वाला इंटीग्रल। सिमिलरली प्रेजेंट कंडीशन या फिर फ्यूचर में जो कैपेसिटर में जो चार्ज अवेलेबल होगा वो हमें इंडिकेट करेगा ये वाला इंटीग्रल। तो यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रल होता है वो इनिशियल कंडीशन, ये वाला जो इंटीग्रल होता है वो हमें शो करता है फाइनल कंडीशन। सिमिलरली अगर इनिशियल कंडीशन अगर 0 होती है तो ये वाला जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा 0, तो हमें मिल जाएगा वी सी ऑफ टी इक्वल टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई सी ऑफ टी इंटू डी टी, और जो लिमिट होगी वो होगी 0 से टी तक, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। आई मीन जब अगर इनिशियल कंडीशन 0 होती है तो ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रल हम लोग कंसिडर करेंगे जैसे कि हमने एज्यूम किया था रेजिस्टेंस के केस में और इंडक्टर के केस में। अभी हम लोग बात करेंगे पावर एंड एनर्जी कैलकुलेशन, जो पावर और जो एनर्जी होती है उसको हम लोग कैसा कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पावर होता है वो होता है पी ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। आई ऑफ टी के जब हम लोग पुट कर देंगे सी इंटू डी वी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी कैपेसिटर करंट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पावर होता है वो कुछ इतना होता है पी ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी इंटू सी डी वी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पावर होगा अगर उसे आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए यूज़ करोगे आप ये वाला इक्वेशन। सिमिलरली जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो एनर्जी या फिर जो कैपेसिटर में जो एनर्जी अगर उसे फाइंड आउट करना है तो आप यूज़ करोगे ये वाला इक्वेशन, जिसको अभी हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो जो एनर्जी होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ पावर इनटू टाइम। तो जो पावर का जो रिलेशन है वो ये वाला रिलेशन है, तो उसको हमने कंसिडर किया वी ऑफ टी इंटू सी डी वी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू डी टी। यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा,
तो हमें मिल जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू सी। यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस का जो सी होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ वी ऑफ टी इंटू डी वी ऑफ टी, और जो लिमिट होगी वो होगी 0 से v। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये v ऑफ टी को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो उस केस में हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और उसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखे जैसे कि हमने इंडक्टर के केस में कंसीडर किया था तो हमें मिल जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो जो कैपेसिटर जो एनर्जी जो स्टोर करता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला रिलेशन ऑब्टेन करते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो कैपेसिटर होता है वो कुछ इतनी एनर्जी स्टोर करता है जो कि होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे कैपेसिटर के बीच में और इंडक्टर के बीच में। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो कैपेसिटर होता है वो डीसी सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। आई मीन जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है जब हम लोग कैपेसिटर के साथ डीसी कनेक्ट करें तो। कैपेसिटर एक्ट एज एन ओपन सर्किट व्हेन डीसी इज अप्लाइड। कैपेसिटर के साथ अगर हम लोग डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं तो जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है स्टेडी स्टेट पर। सिमिलरली जो इंडक्टर होता है वो भी स्टेडी स्टेट पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है जब हम लोग डीसी प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कैपेसिटर, यहाँ पर हमने 3 वोल्ट की डीसी प्रोवाइड की। तो जो कैपेसिटर करंट होगा उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं आईसी, और वो होगा आईसी ऑफ टी इक्वल टू सी इंटू डी वी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो जो कैपेसिटर करंट होगा वो हो जाएगा आईसी ऑफ टी इक्वल टू सी इंटू, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट, तो हमें मिल जाएगा डी इंटू 3 डिवाइडेड बाई डी टी। ये जो पूरा जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि अगर हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं तो उसके इसमें आउटकम हमें मिलेगा 0। तो ये जो पूरा जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 0, तो हमें मिल जाएगा आईसी ऑफ टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है वो है 0, हमें पता है जो करंट होता है वो होता है 0, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू के बराबर में होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0। कौन से कंडीशन में? ओपन सर्किट कंडीशन में। तो ओपन सर्किट कंडीशन में करंट 0 होता है और जो वोल्टेज होता है अपने मैक्सिमम वैल्यू के बराबर में होता है, और जो रेजिस्टेंस भी होता है वो होता है 0, या फिर रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट भी हो सकता है, मे बी रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट होता है ओपन सर्किट के केस में। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू अभी मुझे याद नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये होती है ओपन सर्किट की कंडीशन जब हम लोग कैपेसिटर के साथ डीसी कनेक्ट करते हैं तो जब कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग डीसी कनेक्ट करते हैं तो स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर और जो इंडक्टर दोनों के बारे में हमने जो पढ़ा है, दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस डिस्कस करेंगे, और जो मैथमेटिकल फॉर्म के रेस्पेक्ट में दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगी उसकी हम लोग बात करेंगे।